सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के, ठीक है, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर करेंगे, ठीक है। साथ साथ में इसके कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझते जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कुल 2 वीडियो बनेगा, ठीक है। एक वीडियो में आप लोगों का 40 प्रश्न रहेगा और एक वीडियो में आप लोगों का कुल 50 प्रश्न रहेगा। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आप लोगों का अगर 90 वीडियो पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का मतलब परीक्षा में सभी प्रश्नों का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है सभी प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्नों को समझते हुए और साथ में देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है 1 नंबर कि आर्थिक क्रिया क्या है। देखिए आर्थिक क्रिया क्या है, जैसे कि संसाधन क्या है, सीमित साधन में है, तो सीमित साधनों का उपयोग किस प्रकार से करेंगे जिससे हमें अधिक से अधिक संतुष्टि हमें प्राप्त हो, तो उसी को कहा जाता है आर्थिक क्रिया। उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। यह क्या है? आर्थिक क्रिया, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न जैसे कि अब 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र दोनों कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसमें छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, यानी छोटी मात्रा में, ठीक है, उसको कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता का व्यवहार आदि। तो ये क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब अगला है 3 नंबर क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि सम, देखिए सम मतलब क्या? अधिक, मतलब बड़े स्तर पर, यानी इसमें बड़े स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय पूरा देश की राष्ट्रीय बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय बचत आदि। ये सब क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखेंगे 4 नंबर की आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? जैसे हमारी दुनिया में क्या है, दुनिया में साधन सीमित मात्रा में, लेकिन हमारे आवश्यकता अनेक है, तो इसीलिए हमें क्या चयन करने के तरीके करने पड़ते हैं कि किस वस्तु का चयन करें जिससे कि हमें अधिक से अधिक आवश्यकता संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो क्या समस्या है? चयन की समस्या है, सीमित साधनों में चयन की समस्या है, उसी को कहा जाता है आर्थिक समस्या। तो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं, ठीक है। यह क्या है? आर्थिक समस्या। अब देखेंगे अगला प्रश्न जैसे कि 5 नंबर है कि अवसर लागत क्या है। तो अवसर लागत किसे कहते हैं? जैसे बहुत सारे वस्तु, जैसे एक वस्तु, पहला वस्तु है, दूसरा वस्तु है, तीसरा वस्तु है, चौथा वस्तु है, तो बहुत सारे वैकल्पिक वस्तु है। तो इस वैकल्पिक वस्तु में से किसी एक वस्तु का चयन करना पड़ता है। अगर हम लोग दूसरा वस्तु को चयन करेंगे तो पहला वस्तु, तीसरा वस्तु, चौथा वस्तु को त्यागना पड़ेगा। अगर तीसरा वस्तु को चयन करेंगे तो पहला दूसरा वस्तु को त्यागना पड़ेगा। तो किसी ऐसे वस्तु को चयन करेंगे जिससे कि किसी दूसरे वस्तु को छोड़ना पड़ता है, तो उसी को कहा जाता है अवसर लागत। तो अवसर लागत क्या है? एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहले ही वस्तु के उत्पादन के लिए छोड़ना पड़ता है, तो यह है अवसर लागत, ठीक है। अब देखते हैं अगला 6 नंबर क्या है कि सीमांत अवसर लागत क्या है, ठीक है। देखिए अब सीमांत मतलब क्या होता है? सीमांत मतलब अतिरिक्त होता है। सीमांत मतलब अतिरिक्त। जब किसी भी चीज में सीमांत आ जाता है तो मतलब जान लीजिए कि ये अतिरिक्त है, जैसे कि सीमांत उपयोगिता, सीमांत उत्पादन, सीमांत आगम, सीमांत अवसर लागत, तब यानी अतिरिक्त अवसर लागत। तो सीमांत अवसर लागत क्या है? एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरे वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहले वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के, ठीक है। जैसे देखिए अब अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है, ठीक है। इसको कहा जाता है सीमांत अवसर लागत। इस सीमांत बराबर अतिरिक्त, ये आप लोगों को मतलब ट्रिक के लिए लिखा दिए, ये आप लोगों को याद करना नहीं है, ठीक है। सीमांत बराबर अतिरिक्त होता है, ये चीज़ आप लोगों का ध्यान रखिएगा। अगला है कि 7 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता क्या है? देखिए जो मतलब किसी वस्तु को उपभोग करता है, जैसे दुकान में खरीदता है, खरीदार को कह सकते हैं कि वो उपभोक्ता है। तो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष को संतुष्टि करता है, उसको क्या कहा जाता है? उपभोक्ता। अब अगला है 8 नंबर क्या है कि उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता यही है कि जिससे कि हमारे आवश्यकता संतुष्टि हो जाए। हमारे आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जिस भी वस्तु का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं उसी को कहा जाता है उपयोगिता। तो उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति, अर्थात
किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, यह है उपयोगिता। अगला प्रश्न जैसे कि 9 नंबर आ गया कि सीमांत उपयोगिता, सीमांत यानी अतिरिक्त होगा। किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अगला आप देखते हैं 10 नंबर क्या है कि कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसको कहेंगे, यानी टोटल यूटिलिटी, सभी सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी टोटल यूटिलिटी बराबर समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ठीक है, तो कुल उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होता है कुल उपयोगिता। ठीक है। अब अगला है 11 नंबर क्या है कि मांग क्या है, तो मांग किसको कहेंगे, किसी निश्चित समय पर, ठीक है, किसी निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो इच्छुक हो या योग्य हो उसे वो क्या कहेंगे, मांग कहते हैं। तो मांग क्या है, एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने की इच्छा रखते हो या योग्य रहता है उसे मांग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सामान्य वस्तु क्या है, तो सामान्य वस्तु क्या है, तो सामान्य वस्तु जैसे कि ऐसे वस्तु जिसमें अगर आय बढ़ेगा, अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो उस वस्तु की क्या मांग बढ़ेगी, उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। अगर हम मेरा आय घटेगी, मेरी इनकम घटेगी तो उस वस्तु की मांग घटेगी। तो इसमें क्या होता है, आय प्रभाव धनात्मक होता है, यानी सीधी दिशा में आय बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है, आय घटता है तो मांग भी घटता है, यानी सीधी दिशा में। ठीक है, ये धनात्मक होता है इसीलिए। और कीमत प्रभाव क्या होता है, अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग घट जाती है। ठीक है, कीमत में अगर कमी होती है तो मांग बढ़ जाती है। यानी दोनों में क्या है, कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। तो दोनों में क्या है, विपरीत समय यानी ऋणात्मक प्रभाव। ठीक है, इसीलिए सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव धनात्मक होता है और कीमत प्रभाव ऋणात्मक होता है। अगर एक ही दिशा में तो धनात्मक और विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक, इसीलिए आय प्रभाव धनात्मक, कीमत प्रभाव ऋणात्मक। ठीक है। अगला प्रश्न जैसे कि 13 नंबर है कि गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु कह सकते हैं कि एक तरह की घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु। ठीक है, निम्न कोटि की वस्तु क्या होता है, जब मेरा इनकम अगर बढ़ेगा, मेरा आय अगर बढ़ेगा तो उस वस्तु की क्या कम मात्रा में खरीदेगी, मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं अच्छा वस्तु को खरीदने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उस वस्तु की क्या मांग घट जाएगी। अगर मेरा इनकम कम ही रहेगा तो तब उस वस्तु को हम लोग खरीदेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है इसलिए यह ऋणात्मक होता है, लेकिन इसमें कीमत प्रभाव धनात्मक ही होता है। कि भिन्न वस्तु ऐसे निम्न कोटि की वस्तु है जिसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है तथा कीमत प्रभाव धनात्मक होते हैं। गिफन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 14 नंबर प्रश्न जैसे कि स्थापन्न वस्तु क्या है, तो स्थापन्न वस्तु किसको कहेंगे, एक दूसरे के बदले प्रयोग करने के लिए। ठीक है, यानी एक दूसरे के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हो गया चाय और कॉफी, चाय के बदले कॉफी का प्रयोग, पेप्सी कोला के बदले कोका कोला का प्रयोग, तो उसको कहेंगे स्थापन्न वस्तु। तो स्थापन्न वस्तु वह संबंधित वस्तु है जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा सकती है। उदाहरण के लिए पेप्सी कोला और कोका कोला, चाय और कॉफी कह सकते हैं। अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग चाय पीना छोड़ देंगे, उसके बदले में क्या पीना शुरू करेगा, कॉफी पीना शुरू करेंगे। तो स्थापन्न वस्तु यानी एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाने वाली वस्तु को स्थापन्न वस्तु कहेंगे। ठीक है, अगला है 15 नंबर की पूरक वस्तु क्या है, तो पूरक वस्तु साथ साथ में चलती है, जैसे जूता और मोजा को कह सकते हैं पूरक वस्तु है, जूता और मोजा पूरक वस्तु है। जैसे कार और पेट्रोल की दोनों साथ साथ में चलती है तो पूरक वस्तु है। जैसे पेन और स्याही, तो ये क्या है, पूरक वस्तु है। तो पूरक वस्तु वह वस्तु है जिससे जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से संतुष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए पेन और स्याही, और भी उदाहरण दे सकते हैं, जूता और मोजा, कार और पेट्रोल, बहुत सारे उदाहरण आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर है कि कुल उत्पादन क्या है, तो कुल उत्पादन क्या है, सभी उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा है कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन से अभिप्राय एक निश्चित समय पर उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा से है। ठीक है, अगला है 17 नंबर की औसत उत्पादन क्या है, तो औसत उत्पादन वही है जब कुल उत्पादन में से उसकी वस्तु की इकाई को डिवाइड कर देंगे तो औसत उत्पादन निकल जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, औसत उत्पादन क्या है, प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा को औसत उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि सीमांत उत्पादन क्या है, तो परिवर्तन साधन की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से। ठीक है, यानी अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर कि उत्पादन फलन क्या है, तो उत्पादन फलन किसको कहेंगे, देखिए किसी वस्तु के निर्माण करने के लिए बहुत सारे भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है। तो भौतिक साधनों एवं उत्पादन के बीच जो फलनात्मक यानी कार्यात्मक संबंध जो बनाता है उसी को कहेंगे उत्पादन फलन। तो उत्पादन फलन भौतिक आगतों तथा भौतिक उत्पादन के बीच कार्यात्मक संबंध को अध्ययन करता है। ठीक है, यह है उत्पादन फलन। अगला है 20 नंबर कि मौद्रिक लागत क्या है, तो देखिए मौद्रिक लागत क्या है, किसी वस्तु के उत्पादन के
लिए जो भी मुद्रा खर्च होती है, ठीक है, सभी मुद्रा की योग कर देंगे तो उसको कहेंगे मौद्रिक लागत। तो मौद्रिक लागत क्या है? किसी वस्तु के उत्पादन के लिए मुद्रा के रूप में खर्च की गई राशि को मौद्रिक लागत कहा जाता है, ठीक है, ये हुआ मौद्रिक लागत। और अगला प्रश्न है जैसे कि 21 नंबर, वास्तविक लागत क्या है? तो वास्तविक लागत में क्या होता है कि मौद्रिक मुद्रा की जो वस्तु को खर्च करने में जितना मुद्रा लगे उसको तो लगेगा ही, साथ साथ में उस वस्तु को निर्माण करने के लिए या उत्पादन करने के लिए जिस तरह की कष्ट उसमें सहना पड़ेगा, जिस तरह की कोशिश करना पड़ेगा और जिस तरह का त्याग करना पड़ेगा, सभी को लिया जाए तो उसको कहा जाता है वास्तविक लागत, ठीक है। वास्तविक लागत का अर्थ उन सभी कष्ट, प्रयत्न तथा त्याग से है जो किसी वस्तु को उत्पादन में उठाने पड़ते हैं, यह है वास्तविक लागत। अगला प्रश्न है 22 नंबर की स्पष्ट लागत क्या है? तो स्पष्ट लागत वे नकद भुगतान है जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए दिया जाता है, ठीक है, बाहरी वस्तुओं को उनकी सेवाओं को दिया जाता है, उसको कहा जाता है स्पष्ट लागत। अगला है 23 नंबर की अस्पष्ट लागत या सन्निहित लागत क्या है? देखिए अस्पष्ट लागत को सन्निहित लागत भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो किसी वस्तु के निर्माण करने के लिए जो भी साधन प्रयोग किया जाता है तो उसके लागत को ही कहा जाता है अस्पष्ट लागत। तो अस्पष्ट लागत वे लागत है जो किसी फर्म के अपने साधनों के प्रयोग के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, इनका भुगतान बाहरी साधनों को नहीं करना पड़ता, ठीक है, यह है अस्पष्ट लागत। अगला है 24 नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सामान्य लाभ क्या है? देखिए सामान्य लाभ क्या है? कोई भी उत्पादक या विक्रेता किसी वस्तु का निर्माण किस लिए कहते हैं? ताकि उससे कुछ लाभ मिले, तो कुछ लाभ मिले यानी न्यूनतम मात्रा में जो लाभ मिले, न्यूनतम मात्रा में जो लाभ मिले उसे कहा जाता है सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ क्या है कि उत्पादक को उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है उसे सामान्य लाभ कहा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर 25 नंबर है कि परिवर्तनशील लागत क्या है? तो परिवर्तनशील लागत कहते हैं किसी को कहेंगे जैसे किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, उत्पादन या निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उस वस्तु के निर्माण करने में ज़्यादा लेबर लगेंगे, ज़्यादा श्रमिक लगेंगे तो उसकी लागत ज़्यादा मात्रा में आएगी। अगर लेबर या श्रमिक कम मात्रा में लगेंगे तो उसकी लागत कम मात्रा में आएगी, यानी परिवर्तनशील लागत परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे परिवर्तनशील लागत। तो परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पाद की मात्रा में परिवर्तित होने पर परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न 26 नंबर कि कुल लागत क्या है? कुल लागत सभी मतलब जितनी तरह की खर्च उठाने पड़ रही है सभी खर्च को जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे? कुल लागत। तो किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा को उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जितने कुल व्यय करने पड़ते हैं उनके जोड़ को कुल लागत कहते हैं, ठीक है, ये क्या है? कुल लागत। अगला प्रश्न है 27 नंबर की औसत लागत क्या है? तो औसत लागत क्या है कि औसत लागत में कुल लागत यानी टोटल लागत में से उसकी कितनी इकाई लगा रहे उसको डिवाइड देंगे तो औसत लागत निकल जाएगी, एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो औसत लागत क्या है? उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 28 नंबर आ गया जैसे कि सीमांत लागत क्या है? तो यानी अतिरिक्त इकाई की लागत को सीमांत लागत कहा जाता है। जैसे कि किसी वस्तु के एक कम या अधिक इकाई के उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अतिरिक्त इकाई की अतिरिक्त लागत को सीमांत लागत कहते हैं, ठीक है, यह हुआ सीमांत लागत। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि कुल आगम क्या है? तो कुल आगम किसको कहेंगे? जैसे किसी वस्तु को उत्पादित कर रहा है, जैसे एक वस्तु का मूल्य मान लेते हैं कि 5 रुपया है और अगर हम 10 वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो मुझे कितना मिलेगा? 10 गुना 5 यानी 50 रुपया मिलेगा, तो उसे कहेंगे कुल आगम। कुल आगम क्या है? एक फर्म या उत्पादक का अपने समस्त उत्पादित वस्तुओं को बेचने से जो मुद्रा प्राप्त होते हैं उसे कुल आगम कहते हैं। अर्थात कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू यानी TR बराबर कि एक वस्तु की प्राइस की यानी मूल्य गुना कितनी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं यानी क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है, यह हुआ कुल आगम। अब अगला देखते हैं कि 30 नंबर की औसत आगम यानी एवरेज रेवेन्यू क्या है? जब कुल आगम में से यानी टोटल रेवेन्यू से जब उसकी मात्रा को डिवाइड दे देंगे, क्वांटिटी को डिवाइड दे देंगे तो औसत आगम निकल जाएगा यानी एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो औसत आगम क्या है? एक उत्पादक द्वारा उत्पादित वस्तुओं की संख्या से कुल आगम को विभाजित करने पर औसत आगम प्राप्त होते हैं, अर्थात एवरेज रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू डिवाइड क्वांटिटी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर है कि सीमांत आगम क्या है? तो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को देखिए सीमांत यानी अतिरिक्त होगा ही, बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू बराबर डेल्टा टोटल रेवेन्यू, डेल्टा मतलब यानी कुल आगम की परिवर्तन डिवाइड डेल्टा क्यू, यहाँ पर डेल्टा क्यू होगा, ठीक है, यानी MR बराबर डेल्टा TR डिवाइड डेल्टा क्यू होगा, ये क्या है? सीमांत आगम। अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर कि पूर्ति क्या है? पूर्ति यानी सप्लाई, जैसे कि कोई भी उत्पादक या विक्रेता या निर्माणकर्ता बाजार में किसी वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है जिस मात्रा को, उसे क्या कहते हैं? पूर्ति, सप्लाई।
वस्तु की वह मात्रा जो बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? पूर्ति। अगला है कि स्टॉक। स्टॉक क्या? वह वस्तु को वह मात्रा जो उत्पादक के पास बिक्री के लिए उपलब्ध हो, उसको स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब पूर्ति और स्टॉक में अंतर है। पूर्ति क्या है कि वह वस्तु जो बाजार में वह बेचने के लिए तैयार रहता है, यानी अब बेचेगा ही, उसको कहेंगे पूर्ति। और स्टॉक क्या है? यानी वह मात्रा जो वो बिक्री के लिए उसके पास मौजूद रहती है लेकिन वो तैयार नहीं रहती है, तो उसको कहा जाता है स्टॉक। देखिए उत्पादक के पास बिक्री के लिए उपलब्ध होती है, और पूर्ति में क्या है? वो बेचने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, ये पूर्ति हुआ। अब अगला प्रश्न जैसे कि 34 नंबर है। 34 नंबर क्या है कि बाजार क्या है, मार्केट क्या है? तो मार्केट क्या है? बाजार का आशय किसी स्थान से नहीं बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है जब वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले रहते हैं। एक बाजार में क्रेता और विक्रेता फैले रहते हैं, और किसी स्थान से नहीं, उस समस्त क्षेत्र, यानी ये विस्तृत क्षेत्र में होता है। ठीक है, इसको कहेंगे बाजार। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसको कहता है? जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत संख्या में रहता है, बहुत बड़ी संख्या में रहता है, और एक ही प्रकार की वस्तु का विक्रय करता है या खरीद करता है, यानी समरूप वस्तु का। ठीक है, उसको कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में समस्त वस्तु का विनिमय करता है। विनिमय यानी क्रेता लोग खरीदते हैं और विक्रेता लोग बेचते हैं, यानी विनिमय हुआ एक तरह का। तो इसको कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगला है कि 34 नंबर एकाधिकार यानी मोनोपोली किसको कहेंगे? एकाधिकार में देखिए एक ही विक्रेता होता है, वही मालिक होता है, वही कीमत पर नियंत्रण करता है, उसको कहते हैं एकाधिकार। एकाधिकार से अभिप्राय उस बाजार से है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता है, एक अधिकार यानी एक ही लोगों का अधिकार रहता है तथा उसका कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, इसको कहा जाता है एकाधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है? देखिए एकाधिकार प्रतियोगिता कह सकते हैं एकाधिकार की तरह ही, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे आकार की फर्में रहती है। ठीक है, एकाधिकार प्रतियोगिता में। तो एकाधिकार प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें अनेक किंतु छोटे आकार की प्रतियोगी फर्म होती है, और ये सभी फर्में मिलती जुलती वस्तुएं बेचती है, परंतु यह वस्तु या वो दोस्तों नहीं होगा, या वो वस्तु होगा। ठीक है, वस्तु पूरी तरह से समरूप नहीं होते, वस्तु में थोड़ी बहुत भिन्नता अवस्था पाई जाती है। जैसे एकाधिकार प्रतियोगिता कर सकते हैं, जैसे साबुन का अगर उदाहरण दे सकते हैं तो साबुन तो बहुत तरह का आता है, लक्स आता है, निमा सेंडल आता है, तो लेकिन वस्तु तो एक ही है लेकिन अलग तरह के कंपनी को आते हैं, तो इसको कह सकते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता। उसी तरह कोलगेट को जो टूथपेस्ट करते हैं, कोलगेट भी बहुत तरह का आता है, मैक्स फ्रेश आता है, कोलगेट आता है, बहुत तरह का आता है, तो ये भी एकाधिकार प्रतियोगिता में आया हो जाएगा। ठीक है, अगला है 38 नंबर की संतुलन कीमत क्या है? तो देखिए संतुलन कीमत किसको कहेंगे? वह कीमत जिस कीमत पर कोई विक्रेता किसी वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है और क्रेता उसी कीमत पर खरीदने के लिए मतलब तैयार रहता है, उसको क्या कहेंगे? संतुलन कीमत। तो जिस कीमत पर क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो तथा विक्रेता बेचने के लिए तैयार हो, वो वस्तु की संतुलन कीमत होती है। ठीक है, देखिए संतुलन कीमत में जो पूर्ति और मांग बराबर होती है, नोट में लिखा दिया कि संतुलन कीमत में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है, ये क्या है? संतुलन कीमत। ठीक है, अगला 39 नंबर है कि संतुलन मात्रा क्या है? तो संतुलन मात्रा में मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है, उसी को कह सकते हैं संतुलन मात्रा। संतुलन मात्रा वह मात्रा है जिस पर किसी वस्तु की मांगे की मात्रा तथा मांगे की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, यह है संतुलन मात्रा। अगला 40 नंबर की व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का विभेद किसने किया? जैसे कि दो तरह की अर्थशास्त्र होता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको अलग किसने किया? इसको अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिस होगा। ठीक है, रेगनर फ्रिस ने अलग किया। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, कुल 40 का 40 इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यानी समष्टि अर्थशास्त्र है, उससे कुल मिलाकर 50 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे उसका करेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो गणित वाला प्रश्नोत्तर है उसको करेंगे, गणित वाला हल करेंगे। ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न आप लोग करेंगे। आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्नोत्तर है उसका भी करेंगे इसी चैनल में CSN स्टार्ट में। ठीक है, तो चलिए अगर इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।